नमस्कार, मैं राम प्रताप। आज आपको मुद्रास्फीति के बारे में बताऊंगा। ये भारतीय अर्थव्यवस्था का एक टॉपिक है। आप MPPSC मेंस के जो थर्ड पेपर है वर्तमान का देखेंगे तो उसका ये हिस्सा है। तो आइए देख लेते हैं मुद्रास्फीति का अर्थ, कारण, प्रकार और मुद्रास्फीति के नियंत्रण के उपाय। इतने बातें जो है इसमें जानेंगे। और हाँ, जो इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड की जाए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आइए देख लेते हैं। अर्थ, वस्तु एवं सेवा के मूल्य में वृद्धि तथा पैसे के मूल्य में कमी को ही क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति। आप समझिएगा, ये जगह खाली इसलिए रखा हूं समझाने के लिए। अब देखिए, ये बोला कि वस्तु एवं सेवा के मूल्य में वृद्धि। वस्तु एवं सेवा, वस्तु क्या हो गई? वस्तु कपड़ा है या फिर खाने का सामान है, कोई भी चीज़ से देखें तो ये वस्तु है। सेवा क्या है? आप कहीं काम कर रहे हैं या मैं कहीं काम कर रहा हूँ या कोई और कहीं काम कर रहा है, वो क्या दे रहा है? सेवा। डॉक्टर क्या कर रहे हैं? सेवा दे रहे हैं। पुलिस क्या कर रहे हैं? सेवा दे रहे हैं। अधिकारी क्या कर रहे हैं? सेवा दे रहे हैं। तो ये जो है सेवा और ये वस्तु। अब देख लीजिए, वस्तु मान लीजिए कोई चीज़ है 100 रुपए की आ रही थी, वर्तमान में देखें कि उसका जो है 104 रुपए रेट हो गया। ठीक है, तो ये चाह रहा है 104 रुपए। तो ये 4 रुपए ये क्या कहलाएगा? ये मुद्रास्फीति कहलाएगा। ये जो है ये मुद्रास्फीति कहलाएगा। ये 4 रुपए जो है वो मुद्रास्फीति कहलाएगा। तो वस्तु एवं सेवा के मूल्य में वृद्धि, क्योंकि जो 100 रुपए का पहले आ रहा था वो अब 104 रुपए का आ रहा, तो वस्तु के मूल्य में क्या हुआ? वृद्धि हो गई। और पैसे के मूल्य में क्या हुई? कमी। वैल्यू में क्या हुई? कमी हुई उसकी। कैसे? जो 100 रुपए के खरीदने की क्षमता थी, जिसको कि 100 रुपए में पहले आता था, अब वही 100 रुपए दे रहे हैं तो वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, हमको 104 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो 104 रुपए दे रहे हैं तो मतलब हमारे पैसे की जो वैल्यू है यहाँ पास इसके हिसाब से कम हो गई है और वस्तु का मूल्य बढ़ गया है। सेवा, जो पहले आपसे 200 रुपये लेता था, आज अगर 300 रुपये ले रहा है, आज 300 रुपये ले रहा है, या फिर आप देखें कि वो 220 रुपये ले रहा, मान लीजिए, ठीक है, वो 220 रुपये ले रहा, तो मान लीजिए ये 10%, ठीक है, 20, ठीक है, 220 रुपये ले रहा है आपकी। तो ये आप देखेंगे 220 रुपये ले रहा, तो मुद्रास्फीति दर कितनी? ये 10% हो गई। ठीक है ना? आपके जो पैसा था, जो पहले 200 रुपये में एक लेबर या एक मजदूर को आप ले आ सकते थे, काम करा सकते थे, अब वो 200 में नहीं आ रहा, अब वो 220 में आ रहा। तो मतलब आपके पैसे की जो खरीदने की क्षमता है वो कम हो गई है, या कुछ चीज़ें लेने की क्षमता जो है वो कम हो गई है, जबकि वस्तु या सेवा का मूल्य जो है वो बढ़ गया है। तो यहीं से बनता है ये चीज़ें, वस्तु एवं सेवा के मूल्य में वृद्धि को ही क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। ये बातें हो गई। अब देखते हैं मुद्रास्फीति के कारण क्या है। ठीक है, मुद्रास्फीति के कारण मैं लिखा हूं यहां पास: मांग जनित मुद्रास्फीति, लागत जनित मुद्रास्फीति, आयातित जनित मुद्रास्फीति, कालाबाजारी जनित स्फीति, और भी कारण हैं। जैसे आप देखेंगे निर्यात, जैसे आयात में जो कमी कर दीजिए, निर्यात में वृद्धि कर दीजिए, ये सब जो अगर करेंगे ना तो ये सब क्या होगा? ये सब जो देखेंगे ये मुद्रास्फीति के कारण ही है। ठीक है, आप समझिए, पहले उसको छोड़िए, यहां समझिए। पहले हम एक एक करके समझेंगे। मांग जनित मुद्रास्फीति, ये क्या है? मांग जनित मुद्रास्फीति, जब वस्तु एवं सेवा का मांग बढ़ जाए और जो बढ़ने के कारण, मांग बढ़ने के कारण जो स्फीति होती है वो क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति। आपको पता है कि डिमांड और सप्लाई पे ये सारी चीज़ें निर्भर हैं। अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे सोना है, सोना की डिमांड अधिक है, हमारे यहाँ सोना उतना तो होता नहीं है, बाहर से मंगाना पड़ता है ये चीज़ें। तो सोना का मांग ज़्यादा होने के कारण वो बहुत महंगा है। अगर अभी सोना कोई नहीं खरीदे, बिके ही नहीं, तो देख लीजिए हालत। आप देखें जो कि डीजल पेट्रोल जो है अभी कोरोना के समय में कोई ले नहीं रहा था, तो देखिए क्या रेट, 30 से 40 रुपये, 30 से 40 रुपये बैरल हो चुका है, डॉलर बैरल हो चुका है वो। तो क्यों? क्योंकि वो जो मांग जो है अब उसकी घट गई है, पहले मांग ज़्यादा थी, ठीक है ना।
तो ये भी चीज़ें यहाँ भी लागू होती हैं। अगर मांग बढ़ने के कारण किसी वस्तु को अगर बढ़ा दिया जाए रेट, तो वो क्या होगा, उसके कारण मुद्रास्फीति होगी। जैसे कोरोना महामारी, जैसे कोरोना वायरस के कारण जो महामारी फैली है, उसमें देखेंगे आप मास्क जो है वो भी, या फिर क्योंकि डिमांड बढ़ गया है, सैनिटाइजर ये सब महंगे हो गए। क्यों? क्योंकि पहले कोई पूछ नहीं रहा था, अब सब लोग जो नहीं भी जानते थे वो भी खरीद रहे हैं वो। तो वो जो है उसके कारण भी, मांग बढ़ने के कारण भी उसको महंगा कर देते हैं। वो जो महंगाई हुई उसी को मुद्रास्फीति का जो है मांग जनित मुद्रास्फीति या मांग जन मुद्रास्फीति कहते हैं। अब एक जो है लागत जनित मुद्रास्फीति क्या है? लागत जनित मुद्रास्फीति में होता क्या है, जब जो वस्तु हम उत्पादन कर रहे हैं उस वस्तु का लागत बढ़ जाए, उसके कारण जो महंगाई हो रही है उसको लागत जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। एक बात समझिएगा आप, जैसे मान लीजिए पहले मजदूर 200 में आते थे, आज 300 में आ रहे हैं। जो कच्चा माल आपको पहले 100 रुपये में मिल रहा था, आज 110 रुपये में मिल रहा है। ठीक है, आज 110 रुपये में मिल रहा है। तो ये सब जो बढ़ रहा है, इसके कारण जो महंगाई बढ़ेगी वो क्या होगी, वो लागत जनित मुद्रास्फीति। अगर सीधी बात है, अगर देखते होंगे आप लोग कि डीजल पेट्रोल का जब दाम बढ़ता है तो आप जो बस का कंडक्टर होता है या जिस बस में जाते हैं आप, तो क्या बोलते हैं कि उसका किराया भी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो तो अपने घर से तो देंगे नहीं, वो आपसे लेंगे, तो इसके कारण भी महंगाई बढ़ जाती है। ठीक है ना। या फिर देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए डीजल का रेट बढ़ा, तो जो वस्तुएं बाजार में आती थी वो सस्ती आती थी पहले, लेकिन अब डीजल का रेट बढ़ गया तो किराया ज़्यादा देना पड़ता था। अब उसी वस्तु में जोड़ेंगे, उसके कारण वो महंगा हो जाता है। ठीक है ना। तो ये जो है लागत अधिक बढ़ने के कारण जो महंगाई होती है उसी को जो बोलते हैं लागत जनित मुद्रास्फीति। अब आता है आयातित मुद्रास्फीति। ये क्या है? अब देखेंगे आयातित मुद्रास्फीति, ये होता क्या है कि जो वस्तु अगर हम बाहर से मंगा रहे हैं उसके कारण जो महंगा हो रहा है उसको बोलेंगे आयातित जनित मुद्रास्फीति। ठीक है, हम बाहर से मंगा रहे हैं तो वो तो महंगा होगा ही होगा, क्योंकि हमको डॉलर में पेमेंट करना है। और अगर मान लीजिए कोई वस्तु हम यहाँ पास होता तो हो सकता है सस्ता होता, लेकिन अगर बाहर से मंगा रहे हैं तो उसके किराया भी तो बढ़ते हैं। तो बाहर से मंगाने के कारण जो महंगा होता है, टैक्स भी बहुत तरह के लगते हैं बाहर से वस्तुएं मंगाने में, तो ये इसके कारण जो है जो महंगाई होती है वो क्या होगी, आयातित जनित मुद्रास्फीति। ठीक है, ये आपको बता चुका हूं उदाहरण, सोना इसका उदाहरण है। ठीक है, आयातित जनित। कालाबाजारी एवं जमाखोरी, इसके कारण भी महंगाई होती है। कालाबाजारी एवं जमाखोरी के कारण, जैसे आप देखेंगे कि कोई वस्तु है, कुछ समय पहले, 1-2 साल पहले देखे होंगे, 2-3 साल जो भी हो, कि दाल 200 रुपये किलो मिलने लगी थी। ठीक है, अभी भी देख लीजिए, जैसे मास्क है, जो 20 रुपये 30 रुपये के, वो उसको 200-200 रुपये मास्क बेच रहे हैं। कुछ लोग बेच रहे हैं, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इसके ये क्या है, ये कालाबाजारी में जमाखोरी है। क्यों? क्योंकि सीधी बात है, लोग रखे तो हैं, कुछ लोगों के पास है, कुछ लोगों के पास तो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के पास है, लेकिन उसका फायदा उठाना चाहते हैं। तो ये क्या है, कालाबाजारी एवं जमाखोरी। ठीक है ना, इसके कारण ये चीज़ है। दाल, जैसे दाल पूरा मार्केट में बंद कर दिए, दाल मिल नहीं रही, तो लोग पास जिसके पास था वो महंगा बेच रहा था दाल। तो ये क्या है, ये कालाबाजारी के कारण जो महंगाई हो जाती है, ये क्या है, ये कालाबाजारी जमाखोरी। आगे मुद्रास्फीति के प्रकार, ये रहा कारण, और अब हम पढ़ेंगे मुद्रास्फीति के प्रकार। मुद्रास्फीति के प्रकार है रेंगती स्फीति, चलती स्फीति, दौड़ती स्फीति, सरपट दौड़ती, अतिस्फीति, निस्पंदन स्फीति। अब देखते हैं ये रेंगती स्फीति किसको कहते हैं। जब मुद्रास्फीति दर 0 से 3% या फिर 3% की दर से बढ़े तो क्या होगा, रेंगती स्फीति। मान लीजिए कोई वस्तु पहले 100 रुपये में आ रही है, अब 103 रुपये में आ रही है, 103 रुपये में आ रही है, तो मुद्रास्फीति दर कितना हुआ, 3%। तो ये जो महंगाई होगी इसको क्या बोलेंगे, रेंगती स्फीति। एक होती है चलती स्फीति, जब महंगाई दर या स्फीति रेट जो है, मुद्रास्फीति दर 3% से 6% के बीच में हो, उसको क्या कहते हैं,
चलती स्फीति कहते हैं, उसको क्या कहेंगे, चलती स्फीति। और आप देखेंगे कि हम लोग के यहाँ जो स्फीति है भारत में वो चलती स्फीति है, और विकासशील राष्ट्रों के लिए रेंगती स्फीति और चलती स्फीति दो को अच्छी मानी जाती है। कैसे, क्यों अच्छी मानी जाएगी? महंगाई बढ़ रहा तो आप सोचते हो क्यों? देखिए होता क्या है कि इतना जब रेंगती स्फीति चलती स्फीति बढ़ती है तो लोगों के जेब पे ज़्यादा भार तो पड़ता नहीं है, लेकिन सरकार को फायदा होता है इससे। मान लीजिए पहले 100 रुपये पे टैक्स आ रहा था सरकार को, अब 106 रुपये में टैक्स आ रहा है मान लीजिए, या फिर 104 रुपये में टैक्स आ रहा है। ठीक है, तो 104 रुपये में टैक्स आ रहा तो थोड़ा तो टैक्स बढ़ा, और थोड़ा थोड़ा टैक्स बढ़ते 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 कितना हो गया, ठीक है ना। और आपको पता ही है कि हमारे यहाँ लगभग जो है देखेंगे कि 1-2% ही जो है वो इनकम टैक्स का हिस्सा है। अगर जो देखा जाए टैक्स में, पूरे टैक्स में, तो 1 या 2% होंगे जो इनकम टैक्स से पैसे आ रहे हैं। बाकी चीज़ें जो क्या है, जो हम खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, इसी से तो पैसे ज़्यादा बन रहे हैं, है ना। तो ये ध्यान रख रहिएगा। तो जो वस्तुएं अगर महंगी हो रही हैं तो इससे सरकार को फायदा होता है, और सरकार को फायदा होगा तो मतलब सीधी बात है जनता को फायदा होगा। कैसे? क्योंकि वो जो है योजनाएं कहाँ से चलाती हैं, वो तो इन्हीं पैसों से चलाएंगे ना। तो जब उनको पैसे राजस्व ज़्यादा आएगा तो फिर वो अधिक खर्चा करेंगे, रोड बनवाएंगे या फिर जो भी चीज़ें करेंगे। अब एक जो है दौड़ती स्फीति, ये जो दिख रही है आपको, ये दौड़ती स्फीति। दौड़ती स्फीति क्या है? जब मुद्रास्फीति दर जो है आप देखेंगे 6 से बढ़ के जो है ये 20% तक पहुंच जाए, ये क्या होगी? ये दौड़ती स्फीति कहलाएगी। सरपट दौड़ती स्फीति क्या कहलाएगी? जब 20% से बढ़ के मतलब 100, 200, 300, 400, मतलब 3 अंक में हो जाए महंगाई, वो जो है क्या होगी? वो सरपट दौड़ती महंगाई होगी। अतिस्फीति, अतिस्फीति क्या है? ये जो है 4 से 5 अंकों में बढ़ जाए, ये जो है 4 अंकों में, मतलब देख लीजिए जैसे 1000 हो गया, 5000, 10000, ये जो है ना 4 अंक, 1 2 3 4, ये क्या कहलाएगी? ये अतिस्फीति कहलाएगी। और निस्पंदन स्फीति या फिर गतिहीन स्फीति क्या कहलाएगी? जिसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। ठीक है, स्टैगफ्लेशन, जिसमें होगा बेरोजगारी होगा, ठीक है, बढ़ी हुई स्फीति दर, मंदी, बेरोजगारी। ठीक है, बढ़ी हुई, इसमें देखेंगे आप तो लिखा है कि बढ़ी हुई मुद्रास्फीति, मंदी और बेरोजगारी, ये तीनों जो मिला लेंगे तो आपको क्या बनेगा? आपको जो है निस्पंदन स्फीति या गतिहीन स्फीति, या इसी को हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। ठीक है, तो ये रहा आपका इतना। अब आते हैं इधर साइड में, तो ये समझ में आ गया होगा आपको, आप लोग को। अब मुद्रास्फीति के नियंत्रण के उपाय देखिए, ये जो है मुख्य रूप से आपको 2 ही मिल जाएंगे, मौद्रिक उपाय और राजकोषीय उपाय, और एक जो है अन्य उपाय। तो 2 मुख्य रूप से दिखते हैं आपको ये। आइए एक एक करके समझते हैं। इसको मैं यहां से हटा देता हूं। मौद्रिक उपाय, ठीक है। ये जो मौद्रिक उपाय है वो मौद्रिक नीति समिति जारी करती है। आरबीआई की जो है मौद्रिक नीति समिति जो है वो जारी करती है आरबीआई जो मौद्रिक नीति है। ये जो दिख रहा है आपको, पहला मुद्रा की पूर्ति। अब मुद्रास्फीति जो है, मुद्रा की पूर्ति कम, मतलब ये है कि बाजार में जो है वो मुद्रा की पूर्ति जो है वो कम करके। कैसे? आप बात समझिएगा, क्योंकि महंगाई का जो कारण है, मुद्रास्फीति का कारण है, एक कारण ये भी होता है कि बाजार में पैसे की जो तरलता है, तरलता का मतलब उपलब्धता है, वो अधिक हो गई है। क्योंकि सीधी बात है, आप समझिएगा, अगर आपके पास पैसा अधिक है तो खरीदारी तो अधिक करोगे ना, मांग बढ़ेगी, तो मांग बढ़ेगी तो सीधी बात है, जब मांग बढ़ेगी तो उसको महंगा भी करेंगे। क्योंकि मैं बता चुका हूं कि मान लीजिए ये मार्कर है, लेने वाले 10 लोग हैं, ठीक है एक ही, तो ये महंगा बिकेगा।
सीधी बात, क्योंकि डिमांड अधिक है इसकी। तो यही चीजें होता है। तो मुद्रा की पूर्ति कम करके, मार्केट में जो है मुद्रा की पूर्ति कम करके जो है क्या किया जाएगा, वो आपका मुद्रास्फीति को नियंत्रण कर सकते हैं। होता क्या है कि जो आप देखेंगे यहां पास रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, तो रिवर्स रेपो रेट का क्या करते हैं यहां पास आप देखेंगे कि वो बढ़ा देती है। कौन? आरबीआई। कैसे रिवर्स रेपो रेट बढ़ा? रिवर्स रेपो रेट है क्या कि जिस दर पे मतलब जो व्यापारिक बैंक है वो आरबीआई के पास बैंक जो पैसा जमा करेंगे उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो रिवर्स रेपो रेट कहते हैं तो जब पैसा आरबीआई बोलता है कि हम ब्याज ज़्यादा दे रहे हैं, तो जो व्यापारिक बैंक है वो अपना पैसा जो है आरबीआई के पास जमा करते हैं ताकि हमको इंटरेस्ट मिलेगा। तो मार्केट से क्या होता है, जो व्यापारिक बैंक है उनके पास लोन देने की क्षमता घट जाती है। अभी नीचे मैं समझाऊंगा कैसे। तो मुद्रास्फीति, मुद्रा की पूर्ति कम करके, ठीक है, मार्केट से पैसे को अगर आरबीआई के पास पहुंच जाता है तो मार्केट में पैसा कम होगा तो खरीदारी कम होगी। आप देख लीजिए इस समय जैसे कोरोना जैसे प्रकोप है, इस समय देखेंगे तो इस समय देखेंगे कि लोगों के पास पैसे नहीं हैं। पैसे तो नहीं है ना, कहाँ खरीदारी हो रही है, कितने लोग को रोजगार छिन गया, ये सारी चीजें, तो पैसे तो है ही नहीं है उनके पास, ना कोई लोन दे रहा है इस समय, तो अभी तो कोई ये चीज चल नहीं रही है। तो ये मुद्रा की पूर्ति कम करके एक बात। दूसरा जो है बैंक दर में वृद्धि करके, बैंक दर में वृद्धि करके। अब बैंक दर क्या होता है, ये जो है आप देखेंगे, ये समझ लीजिए आरबीआई है, ठीक है, ये जो है एसबीआई है। मैं एक ही बैंक से उदाहरण देता हूं, ठीक है। इसको रिजर्व बैंक बोलते हैं या फिर केंद्रीय बैंक बोलते हैं, और इनको व्यापारिक बैंक बोलते हैं, कमर्शियल बैंक बोलते हैं, ठीक है। तो आरबीआई जो है दीर्घकालिक ऋण, मतलब लंबे समय के लिए, मतलब लंबे समय का मतलब यहां पास है, दीर्घकालिक का मतलब है कि 364 दिन से ऊपर, मतलब 1 साल से ऊपर के जो ऋण होंगे वो देखेंगे, वो जो है लंबे समय के लिए कहे जाएंगे। तो ये आरबीआई है, और आरबीआई जो है वो जिस दर पे किनको, एसबीआई को, इनको ऋण देगा वो क्या कहलाएगा, बैंक दर, ठीक है, बैंक दर ये कहलाते हैं। जिस दर पे या जिस रेट पे आरबीआई व्यापारिक बैंकों को लोन देंगे उसको क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएगा, बैंक दर। लेकिन बैंक दर और रेपो दर में फिर क्या अंतर हो जाएगा, बैंक दर जो है वो लंबे समय के लिए, जिस दर जो लोन होता है वो लंबे समय के लिए दिया जाता है, उसी को बोलते हैं बैंक दर, ठीक है। अगर लंबे समय के लिए आप लोन ले रहे हैं, मतलब व्यापारिक बैंक लोन ले रहा है, तो वो बैंक दर कहलाएगा। अब जो है रेपो रेट, रेपो रेट क्या है, जिस दर पे, यहीं से आप समझ लीजिए, जिस दर पे रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई जो है व्यापारिक बैंकों को, ठीक है, मतलब एसबीआई को, और भी बैंक है, इनको जो है ऋण देंगे, वो क्या होगा, वो रेपो रेट होगा, ठीक है, वो रेपो रेट होगा। अल्पकालीन ऋण होते हैं। रिवर्स रेपो रेट क्या होते हैं, रिवर्स रेपो रेट जब व्यापारिक बैंक आरबीआई के पास जमा करते हैं पैसे, उसके एवज में या फिर उसका जो ब्याज मिलता है, उसको जिस दर से ब्याज मिलता है उसी को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। देखिए सॉरी, जो आरबीआई है वो बैंकों का बैंक है, मतलब व्यक्ति हैं हम लोग का खाता एसबीआई, और एसबीआई का खाता यहां, व्यक्तियों का खाता आरबीआई में नहीं खुलता, ये ध्यान रख रहिएगा आप लोग, मतलब। और ये जो है एसबीआई है, एसबीआई में जनता का खाता खुलेगा, ठीक है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ये सब खुलते हैं। तो यहाँ, और ये खाते अपने यहाँ खोलते हैं, तो पैसे की जरूरत इनको भी पड़ती है। तो ये जो है जिस दर पे ये इनसे लेंगे वो क्या कहलाएगा, उसको बोलेंगे रेपो रेट। जब ये पैसे जमा करेंगे यहाँ, इनका बैंक तो ये है, तो ये पैसे जमा करेंगे तो जिस दर पे इनको ब्याज मिलेगा उसको बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट, ये ध्यान रख रहिएगा। अब जो होता है नगद आरक्षण अनुपात, या फिर इसको बोलते हैं CRR, इसको बोलेंगे कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, नगद आरक्षण अनुपात, ठीक है। अब यहीं से बस समझ लीजिए आप दो उदाहरण, नगद आरक्षण अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो।
जो जितना ये जो है एसबीआई जो है अपने जमा का एक निश्चित भाग कहां रखता है, यहां, और ये होता किसमें, कैश, नगद होता है ये यहां। तो सीआरआर जो है, जो व्यापारिक बैंक हैं वो कहां जमा करते हैं, आरबीआई के पास जमा करते हैं। ठीक है, वो अगर कोई भी बैंक है वो अपना एक निश्चित भाग जो है, जो बैंक तय कर, जो आरबीआई तय करेगी, उसको जो है कहां जमा करेगा, आरबीआई के पास सिक्योरिटी के रूप में, जिसको बोलते हैं क्या, कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर। ठीक है, ये घटते बढ़ते रहते हैं। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा जब भी आप मेंस लिखने जा रहे हैं या फिर कभी कोई एग्जाम दे रहे हैं तो करंट का नेट से देख के आप कर सकते हैं, क्योंकि ये घटते बढ़ते रहते हैं, घटते बढ़ते, हर 2-2 महीने में तो मौद्रिक नीति समिति जारी करती है अपनी, तो उसमें घटते बढ़ते रहते हैं। तो ये जो है यहाँ पास जमा करेंगे 4%। ठीक है, 4%। मान लीजिए इनके 100 रुपए हैं। ठीक है, 100 रुपए इनके पास जमा है पूरा टोटल इनकी, तो 100 रुपए से मतलब 4 रुपए कहां दे देंगे, यहां। ठीक है, इनके पास कितना बचा, इनके पास 96% बचा ना, 4% तो यहां आ गया, तो ये क्या कहलाएगा, ये कैश रिजर्व रेशियो कहलाएगा। आगे अभी थोड़ा सा और समझाता हूं। ठीक है, ये तो हो गया यहां पास आप देखेंगे कैश रिजर्व रेशियो। एक होता है वैधानिकता अनुपात। ठीक है, ठीक है, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो में वृद्धि, इसमें वृद्धि करके, इसमें वृद्धि करके कैसे कर सकते हैं, इसमें वृद्धि करेंगे कैसे, देखिए थोड़ी सी समझ लीजिए पहले कि ये जो पैसा होता है, ये जो व्यापारिक बैंक है वो अपने पास ही रखते हैं, लेकिन उसको लॉक करके रखते हैं। ठीक है, प्रतिभूति में हो सकता है वो, ठीक है, विदेशी रुपए में हो सकता है, लेकिन वो जो किस में रखेंगे, वो यहां पास ही रखेंगे, अपने पास ही रखेंगे। मान लीजिए 19-20% होता है लगभग, तो ये जो है मान लीजिए यहां पास जो है ये रख लिए 20%, यहां पास पैसे रख लिए, 4% यहां दे दिए, 20% यहां रख लिए। ठीक है, अब बचा कितना, ये तो लॉक हो गया ना, ये जमा हो गया। अब कितना बचा यहां पास, 76%। अब 76% में ये लोन देंगे, बाकी ये पैसा इनके पास ही रहता है, ये सब जो है ये जो इनके पास जमा रहेगा, ये एसबीआई के पास ही जमा रहेगा। तो ये जो है विपरीत परिस्थितियों में ही निकाल सकते हैं, वो ऐसे नहीं निकाल सकते, ताकि कभी संकट आ जाए ऐसा तो जाके ये चीजें निकलेंगी, बाकी ये जो है नहीं निकाल सकते। तो ये यहां जमा हो गया, ये यहां जमा हो गया। अब ये चीज समझिएगा कैसे, बैंक दर में वृद्धि करके, तो बैंक दर में वृद्धि करके मतलब समझिएगा, जैसे मैं क्या बोला कि जिस दर पे आरबीआई जो है लंबे समय के लिए व्यापारिक बैंकों को ऋण दे, उसी को बोलते हैं बैंक दर। तो बैंक दर में वृद्धि कर देंगे तो व्यापारिक बैंक, देखिए मान लीजिए हम ये जो है पहले इनको 5% पे ऋण देते थे, अब जो बोल दें कि हम जो देंगे आपको 7% ऋण देंगे, 7% पे लोन देंगे इनको। ठीक है, तो 7% पे लोन देंगे, तो इतना महंगा लोन क्यों लेंगे, ये लोन नहीं लेंगे। जब ये लोन नहीं लेंगे तो इनके पास ज्यादा पैसा नहीं होगा, जब इनके पास ज्यादा पैसा नहीं होगा तो जनता को पैसा लोन कैसे देंगे, और महंगाई का तो कारण ही है कि मार्केट में पैसा है, सही बात है ना, क्योंकि महंगाई इसीलिए है क्योंकि मार्केट में ज्यादा पैसा है। तो ये जो है ये चीजें, तो यहां पास महंगा कर देंगे तो ये पैसा नहीं लेंगे, जब ये पैसा नहीं लेंगे तो हमको पैसा नहीं देंगे, जब पैसा देंगे नहीं तो जब कोई खरीदेगा नहीं वस्तु ज्यादा, जब खरीदेगा नहीं तो महंगाई कम हो जाएगी ऑटोमेटिक, जब बिकेगा नहीं तो सीधी बात है वो सस्ता होगा, एक बात। दूसरा रेपो दर में, रेपो दर भी वही है जो अल्पकालीन ऋण देते हैं आरबीआई, तो इसमें रेपो दर में अगर बढ़ा देते हैं, वृद्धि कर देते हैं, तो ये जो है क्या करेंगे, रेपो दर में अगर वृद्धि हो गई, बढ़ गया अगर मान लीजिए, तो फिर एसबीआई या फिर व्यापारिक बैंक पैसा नहीं लेंगे, क्योंकि आप महंगा दे रहे हो लोन, जब महंगा लोन दे रहे हो तो फिर हम मार्केट में भी लोन महंगा देंगे। अगर मान लीजिए ये किसी तरह पैसा महंगा भी लोन ले लिए, तो महंगा ये भी तो लोन देंगे लोगों को, हमको भी लोन महंगा मिलेगा, तो हम क्यों लेंगे लोन महंगा। तो इसलिए जो है पैसा जब लेंगे नहीं तो कुछ खरीदेंगे नहीं, मतलब खरीदारी वैसी नहीं होगी, तो ये भी हो जाएगा। दूसरा रिवर्स रेपो रेट, रेपो दर में वृद्धि करके, कैसे, रिवर्स रेपो रेट में क्या बोला हूं कि जो एसबीआई जो है आरबीआई के पास, बैंक में आरबीआई के पास पैसा जमा करते हैं जिस पर ब्याज देती है आरबीआई इनको, वो क्या कहलाता है, वो रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। तो जब रिवर्स रेपो रेट महंगा कर दिया जाए, मतलब सीधी बात है, पहले इनको ब्याज 6 रुपये मिलता था, अब बोल दिया जाए कि 6% मिलता था, अब बोल दिया जाए कि अब जो है आप पैसा जमा करोगे ना तो अब हम आपको 8% ब्याज देंगे,
तो तुरंत ये पैसा कहाँ ले जाएंगे, अधिकतर पैसा यहाँ ले आएंगे, जमा कर देंगे। जब यहाँ ले आएंगे तो इनके पास लोन देने के लिए पैसे कम बचेंगे, खर्चे करने के लिए पैसे कम बचेंगे। जब पैसे कम बचेंगे तो लोन व्यक्तियों को कम जाएगा, जब व्यक्तियों को कम जाएगा लोन तो सीधी बात है कि वो खरीदारी कम ही करेंगे। तो ये चीज़ें हो जाती हैं यहाँ। नगद आरक्षण अनुपात क्या है, CRR क्या है, कैश रिजर्व रेशियो, वही बता दिया। सरकार इससे भी जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। कैसे, मतलब RBI करती है कैसे, यहां पास जो है ये 4% है, 20% यहां SLR हो गया, बचा लोन देने के लिए क्षमता इनके पास 76%। अब ये बोल दिया जाए कि CRR जो है ना 4% नहीं होगा, हम कर देते हैं 10% कर देते हैं, सॉरी 10% करेंगे। अब 10% कर देंगे तो यहां पास लोन देने की क्षमता अब 70% हो गई ना, तो लोन देने की क्षमता कम हो गई इनके पास। तो जब लोन देने की इनके पास क्षमता कम हो जाएगी तो मार्केट में पैसा जाएगा ही नहीं, जब जाएगा नहीं तो फिर सीधी बात है महंगाई ऑटोमेटिक कम होगी। उसके बाद जो है SLR भी वही चीज़ है। इसकी जो है यहाँ पास आप देखेंगे कि SBI का जो SLR है, मान लीजिए कि यहाँ पास 30% कर देंगे, बोलेंगे 30% रहेगा SLR आपका, तो यहाँ पास 10% और घट जाएगा, 60 हो गया, क्योंकि 30% यहाँ, 10% यहाँ, 40% तो इसके पैसे जाम हो गए ना RBI के, तो अब 60% पे लोन देगा। तो सीधी बात है 60% पे अगर लोन देता है तो 60% अगर पैसे बचे हैं इनके पास तो इतने में लोन दे रहे हैं तो लोन तो कम ही होगा, है ना, तो इसलिए वो खरीदारी भी नहीं होगी। तो ये रहा आपका मौद्रिक नीति, इसको अच्छे से समझे हम लोग। अब देखते हैं राजकोषीय नीति। देखिए राजकोषीय नीति जो है ये केंद्र सरकार जारी करती है, जबकि मौद्रिक नीति RBI की मौद्रिक नीति समिति जारी करती है, ध्यान रखिएगा। कर की दर में वृद्धि करके, आप जो है कर की दर में वृद्धि करके, सीधी बात है आप जो है टैक्स बढ़ा दीजिए, GST बढ़ा दीजिए। जैसे बहुत महंगाई हो रही ना, मतलब बहुत खरीदारी हो रही है, तो आप जो है GST बढ़ा दीजिए, टैक्स बढ़ा देंगे तो कोई खरीदेगा ही नहीं माल। जब खरीदेंगे नहीं, जब महंगा हो जाएगा तो सीधी बात है, क्योंकि सीधी बात है डिमांड और सप्लाई पे पूरी चीज़ें निर्भर है। कर की दर में वृद्धि करके आप समझिएगा ऐसे, मान लीजिए कोई चीज़ें आपको 100 रुपये मिल रही थी, उसमें मान लीजिए पहले 14% टैक्स लगते थे, आज लगा दें 28% टैक्स, माना कह रहे हैं 28% टैक्स लगा दें, तो आप इतना बड़ा खरीद सकते हो, इतना महंगा खरीद सकते हो क्या, कि कहाँ 14 कहाँ 28%, ठीक है ना, तो आप नहीं खरीद सकते। तो वहाँ पास जो है जब वस्तु फिर मार्केट से बिकेंगी नहीं तो धीरे धीरे वो सस्ती होने लगेंगी, ठीक है ना। सार्वजनिक व्यय में कमी, सार्वजनिक व्यय में कमी करके होता क्या है कि सरकार जो है सार्वजनिक व्यय ज़्यादा करती है, इतनी सुख सुविधाएं दे देती है लोगों को कि उनके पास पैसे बचने लगते हैं, फिर खरीदारी होने लगती है। बात समझना आप, जैसे मान लीजिए मैं मजदूर, ठीक है, अब मुझे सरकार 5 लाख का दे दे कि 5 लाख का दे दे कि आप जो है मतलब आपके स्वास्थ्य का खर्चा सरकार उठा रही, फ्री में मान लीजिए कि चावल दाल मिल जाएगा, ठीक है, फ्री में प्रधानमंत्री आवास मिल जाएगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है मान लीजिए मुझे मिल गई। अब जो मुझे मिल गई तो फिर जाके जो मैं मजदूरी करूंगा कहीं, वो पैसा मेरे जेब में आएगा ना 300 रुपये हर दिन का, और महीने में 9,000 हो जाएंगे। तो इस पैसे का मैं क्या करूंगा, मैं खरीदूंगा, कुछ चीज़ें खरीदूंगा ही। तो जब खरीदूंगा, जब सबके पास यही सुख सुविधाएं हो जाएंगी तो मार्केट से खरीदने वाली क्षमता ज़्यादा हो जाएगी ना, सभी मजदूर फिर खरीदने लगेंगे, जैसे मैं खरीद रहा हूँ, सभी लोग खरीदने लगेंगे, ऐसे ही करने लगेंगे। तो सीधी बात है मांग जब बढ़ जाएगी तो वस्तु ऑटोमेटिक रेट उसका महंगा होने लगता है, ठीक है। तो यही चीज़ें सार्वजनिक व्यय में जो सरकार वो क्या कर सकती है, कमी लाके, मतलब ये बोल दे कि हम जो है ये सारी चीज़ें हम फ्री में अब चावल दाल नहीं देंगे, हम जो है अब जो है मतलब स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं देंगे, अगर हम आवास नहीं देंगे आप खुद बना लीजिए। तो ये सब अगर करती है सरकार, तो अगर 300 रुपये बचा तो मैं घर बनाने के लिए कुछ पैसे अलग करूंगा, खर्चा चलाने के लिए कुछ, दवाई के लिए कुछ, ये सारे पैसे करूंगा, तो मेरी फिर मार्केट से जो खरीदने की क्षमता थी, जो सुख सुविधाओं को खरीदने की वस्तुएं थी, वो चीज़ें तो कम हो जाएंगी ना। तो इससे भी ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। सार्वजनिक व्यय में कमी करके भी नियंत्रण किया जा सकता है, ये सरकार का है। संतुलित बजट, संतुलित बजट आप जानते हैं कि भारत का जो बजट है, और या फिर अक्सर हम देखेंगे विकासशील राष्ट्रों का जो बजट है वो घाटे का बजट है, घाटे का
बजट है। घाटे का बजट का मतलब यही है कि आपकी आमदनी जो है 100 रुपए है, आय 100 रुपए है, व्यय 120 रुपए है। तो ये क्या है, ये 20 रुपए जो है वो घाटे का बजट है। एक उदाहरण से समझिएगा कि जैसे मान लीजिए कोई है जो जिसकी आय जो है 10,000 रुपए की, एक महीने में 10,000 कमा लेता है, 10,000 कमा लेता है, लेकिन वो बजट महीने का बना रहा 12,000 का उस महीने का। ठीक है, मान लीजिए कोई त्यौहार है, उसमें उसका बजट जो है हमेशा घाटे का ही हो जाता है कि हाँ अगले महीने में दे देंगे। मान लीजिए दिवाली आ गई, अब उस बार तो खर्चे ज़्यादा बढ़ जाएंगे, इनकम तो वही 10,000 रुपये है ना, ऐसा तो नहीं है, हो सकता है बोनस मिल जाए 1,000-2,000 ये चीज़ें, लेकिन फिर भी उसके बाद भी जो है वो खर्चे ज़्यादा होते हैं। तो वो जो है, जो मान लीजिए 10,000 इनकम है, उस महीने का खर्चा 13,000 रुपये हो गया, तो जो 3,000 रुपये का हो वो ही तो घाटे का बजट है। ठीक है, तो घाटे का बजट है ये चीज़ें। और भारत का जो बजट है वो घाटे का ही बजट है, क्योंकि आय हमारी कम है लेकिन खर्चे ज़्यादा होते हैं। घाटे का बजट जो है विकासशील राष्ट्रों के लिए अच्छा माना जाता है, या फिर अल्प विकसित राष्ट्रों के लिए अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि घाटे का जो बजट है उसको करके हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना, क्योंकि वो समय की मांग होती है। एक उदाहरण से समझिएगा आप, जैसे मान लीजिए एक पिता हैं और उनकी इनकम 10,000 रुपये है। ठीक है, 10,000 रुपये है, और वो अपने बच्चों को, उनका बच्चा जो है इस साल 12th पास हो गया, और वो जो है बाहर से इंजीनियरिंग या फिर और भी कुछ कराना चाहते हैं, उनको तो कराना चाहते हैं, तो अब उनके पास तो एडमिशन के लिए पैसे नहीं है, 30-40 हज़ार 50 हज़ार जो भी लगेंगे उनको, उनके एडमिशन के लिए पैसे नहीं है। तो अब पैसे नहीं हैं, तो अब वो क्या करेंगे कि आप भी नहीं पढ़ो, क्या बोलते हैं, मैं जोड़ रहा हूँ पैसे, और 10 साल बाद अगर हो जाएगा तो फिर आप इंजीनियरिंग में एडमिशन करा लेना। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि समय तो रुकने वाला नहीं है। तो वो क्या करेंगे, बैंक से लोन ले लेंगे, और बैंक से लोन लेके क्या करेंगे, वो जो है उनको पढ़ा देंगे। तो वो क्या होगा, वो घाटे का बजट तो अच्छा माना जाएगा ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनको पढ़ा दिया, 4 साल की इंजीनियरिंग करा दी, उसके बाद वो कमाने लगे, दोनों पिता और पुत्र दोनों मिलके उस पैसे को भर भी दिए। तो इस समय जो है उनका काम भी हो गया और समय पे सारी चीज़ें हो गई। तो ये घाटे का बजट अच्छा रहा। लेकिन वही इंजीनियरिंग करके फिर फेल हो जाए, मतलब कि वो नहीं करे, बोले इसमें हमको अच्छा नहीं लग रहा, हमको दूसरा कुछ करना है, हमको सिंगर बनना है। सिंगर बने, 2-4 गाना गाए, वो भी फ्लॉप हो गए। बोले हमको ये नहीं करना है, हमको क्रिकेटर बनना है। लगातार पैसे लगाए जा रहे हो, तो ये लगातार घाटे की जो व्यवस्था है वो अच्छी नहीं मानी जाती है। ठीक है, चाहे देश के लिए हो चाहे घर के लिए हो। ये जो है, तो यहाँ पास जो है संतुलित बजट बना के जो है हम कर सकते हैं। ठीक है, संतुलित बजट यही है, आय 100 का, व्यय 100 का। संतुलित बजट बना के भी सरकार जो है वो क्या कर सकती है, वो इन्फ्लेशन को रोक सकती है। क्योंकि जब घाटे का बजट लेते हैं, देखते नहीं हो, जब लोन ले लिए तो फिर उड़ा रहे हैं पैसे। ठीक है, क्योंकि फिर अगर जितना है खर्चा उतने में ही आप खर्चा करो तो लिमिट में रहोगे आप। लेकिन जब आपके पास ज़्यादा पैसे आते तो अफराद खर्चा करने लगते हो, लगता है ख़त्म ही नहीं होगा कभी। तो ये जो है ये यहाँ। अब एक काले धन की निकासी, आप देखोगे कि काला धन के कारण भी जो है मुद्रास्फीति होती है। जिसके पास पैसे अफराद हैं तो वो एक कॉफ़ी जो है बाजार में 10 रुपये 20 रुपये में मिल जाएगी, और वो फिर जो जिसके पास अवैध पैसा है वो फिर 5 स्टार में पिएगा, वही 700-750 रुपये उसका देगा। ठीक है ना, तो यही चीज़ें महंगाई का जो है आप देखेंगे, काले धन के कारण भी महंगाई होती है। तो इनको जो है काले धन की अगर निकासी कर दिया जाए, अगर किसी के पास पैसे काला धन ना हो, ठीक है, काला धन है क्या, थोड़ी समझ लीजिए। काला धन जो उसको कहते हैं जो सरकार के प्रति देनदारियां तो बनती हैं लेकिन सरकार को टैक्स नहीं दिया जाता। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, अगर सरकार के मतलब सरकारी नौकरी कर रहा, तो उसको तो पता है कि हाँ इनकम टैक्स इतना इनका बनेगा, ये चीज़ें वो तो सरकार के रिकॉर्ड में है। लेकिन उसके अलावा वो कुछ और भी कारोबार कर रहे हैं पत्नी के नाम से या कुछ भी काम से, तो वहाँ पास तो इनके पास नहीं है ना। वो चाहे तो ये चीज़ें कर सकते हैं, वो वहाँ पास वो घोटाला कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी हो, मान लीजिए डॉक्टर हैं, सरकारी डॉक्टर, अगर वो जो सरकारी डॉक्टर हॉस्पिटल में हो तो पैसे आ रहे हैं, वो तो ठीक है, उसका तो रिकॉर्ड है सरकार के पास। लेकिन अगर घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, घर में कोई आ रहा है, अगर 200-500 जो भी उनकी फीस हो,
अगर वो ले रहे हैं तो सरकार के पास तो नहीं रिकॉर्ड जा रहा ना कि इन्होंने एक दिन में 100 बच्चों को देखा, 200 बच्चों को देखा, तो ये पैसे को चाहे तो वो टैक्स के रूप में या फिर टैक्स ना दें, वो चोरी कर रह सकते हैं। तो ये पैसे क्या कहलाएंगे? यही तो काला धन है, क्योंकि आपने कमाया ठीक है, लेकिन जो आप टैक्स नहीं दिए, टैक्स नहीं देने वाला ही काला धन है, ये ध्यान रख लेना। आप टैक्स दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये काले धन की निकाल, जब काला धन नहीं रहेगा तो सीधी बात है, जो पैसे नहीं रहेंगे ज़्यादा आपके पास तो महंगाई नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि महंगाई होने का एक कारण यही है कि मार्केट में पैसा की उपलब्धता है, मतलब बाजार में पैसे की तरलता है। तरलता मतलब उपलब्धता है। यहाँ पर तरलता का अलग अलग जगह में अलग अलग अर्थ निकालते हैं, ये ध्यान रख रहिएगा। अब जो है अन्य उपाय, अन्य उपाय में है क्या? उत्पादन में वृद्धि करके, उत्पादन में वृद्धि करके। अगर सीधी बात है, वस्तु कम है ना, ये एक है, मैं एक उदाहरण दिया कि एक लेने वाला एक वस्तु है, लेने वाले 10 लोग हैं, तो आप महंगाई कैसे कर दोगे? कम कर दोगे, आप उत्पादन बढ़ा दीजिए, आप 10 उत्पादन करिए। तो 10 उत्पादन करेंगे तो सीधी बात है कि मांग इसकी कम हो जाएगी ना, या फिर 12 उत्पादन कर दीजिए। तो 12 उत्पादन कर देंगे तो लेने वाले तो 10 ही हैं ना, तो मांग उसके हिसाब से कम हुई ना। 12 आपने उत्पादन किया, 10 बचे हैं, 10 दे दिए, 2 बचे हैं, तो वो यहाँ पास उससे कम हो सकता है। उत्पादन में वृद्धि करके, निर्यात में कमी करके। आप देखते होंगे कि जैसे उत्पादन हुआ कुछ चीज़ें, हम विदेश भेज दिए और भारत में ही कम पड़ गया। एक उदाहरण लीजिए आप कि मान लीजिए एक खेत है, हम आलू उत्पादन किए, आलू उत्पादन किए, हम आलू उगा और हम 10 रुपये उस समय बेच दिए, ठीक है, बेच दिए। अब घर के लिए ही नहीं है, तो अब घर के लिए नहीं तो मार्केट से 30 रुपये खरीद के लाओ। यही उदाहरण है, यही देश के साथ भी होता है। देश और घर, यहां से 2 से आप लिंक करके आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उत्पादन में वृद्धि करके ये हो गया। निर्यात में कमी कर दीजिए, मतलब आप जो वस्तु है उसको बाहर अगर नहीं भेज रहे, भारत में ही रहेगा, तो भारत में वस्तुओं की ज़्यादा उपलब्धता हो जाएगी। नहीं तो सीधी बात है, उत्पादन हुआ, आप विदेश भेज दिए, तो यहाँ पास तो कुछ बचा ही नहीं ना, तो उसको लेने वाले भी तो लोग हैं, तो लेने वाले लोग हैं तो महंगा ऑटोमेटिक होगा। तो निर्यात में आपको कमी करनी पड़ेगी, तब जाके आप मुद्रास्फीति कंट्रोल कर सकते हैं। आयात में वृद्धि करके, आयात में वृद्धि करके, मान लीजिए कुछ वस्तुएं हैं भारत की, कम है, ठीक है, कम है। अब वस्तु तो कम है यहाँ के जितना थी, लेकिन जितनी आवश्यकता है उतनी पूर्ति तो भारत नहीं कर पा रहा। तो भारत नहीं कर पा रहा तो इसको जो है आपको महंगा बिकेगा, क्योंकि लेने वाले अधिक हैं और उत्पादन कम है। अब जो है अधिक वस्तु कर दीजिए, आप कैसे करेंगे? आप बाहर से मंगाना पड़ेगा, तो आयात में जो है, आयात में वृद्धि कर दीजिए, मतलब इंपोर्ट अधिक करिए, आप मंगाइए। ये चीजें होगी। प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा। अब जो है प्राकृतिक आपदाओं से भी सुरक्षा करके भी वो चीज़ें कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बाढ़ है, ठीक है, या फिर जंगलों में आग लग रहा, या फिर खेतों में आग लग रहा, ये क्या है? ये सब तो प्राकृतिक आपदाएं हैं ना। तो प्राकृतिक आपदाओं को कम करके जो है वो चीज़ें किया जा सकता है। प्राकृतिक आपदा जो है उसको समाप्त तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कम कर सकते हैं। मतलब सीधी बात, अब भूकंप को तो आप समाप्त तो नहीं कर सकते, भूकंप आए ही नहीं, आएगा, लेकिन आप कम कर सकते हो उसके तरीके अपना के, या फिर जो तूफान आ रहे हैं उनको आप कम कर सकते हो, मतलब उनसे सुरक्षा कर सकते हो, वहाँ के लोगों को हटा के, ये सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें जो है प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा, इसके कारण भी ये चीज़ें हो जाती हैं, मतलब मुद्रास्फीति नियंत्रण हो जाएगा। सीधी बात है, मान लीजिए बाढ़ आ गया, पूरी चीज़ें डूब गई, कुछ उत्पादन हुआ ही नहीं। जब उत्पादन नहीं हुआ, सब कुछ डूब गया, पानी में बह गया, तो सीधी बात है, जब तो अब तो वस्तु कम हो गई ना। जब वस्तु कम हो गई तो वो महंगाई होगी। जैसे मान लीजिए खेत है, खेत में किसी कारण बस आग लग गई, गेहूं के खेत में पूरे इधर से जल गए, तो फिर क्या होगा? फिर वही गेहूं की कमी हो जाएगी, ठीक है। ये भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये ध्यान रख रहना। प्राकृतिक आपदाएं कुछ भी हो सकती है, जैसे टिड्डी भारत में आई, कई फसलें चट कर गई, तो ये चीज़ें क्या है? ये प्राकृतिक आपदा ही तो मानेंगे उसको, ठीक है। बारिश हो जाए, मतलब बारिश की बिन मौसम बारिश हो जा रहा, ठीक है, तो उस समय भी ओले पड़ जा रहे हैं, गेहूं नष्ट हो रहा है, चाहिए चीज़ें, तो ये सब क्या है? ये सब प्राकृतिक आपदा है। इसको अगर ये चीज़ इससे सुरक्षा करके भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है इससे संबंधित फैक्ट है, जो मुद्रास्फीति की गणना कौन करता है? तो CSO द्वारा,
केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है उसके द्वारा इसकी गणना की जाती है। और गणना किसके आधार पर करता है? 2 सूचकांकों के आधार पर करता है, WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स और जो है दूसरा CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है ना, तो ये जो है थोक मूल्य सूचकांक और ये जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, तो 2 आधार पर ये करता है। गिरा मुद्रास्फीति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बातें थी उसको इसमें समाहित किया हूँ। और इसके बाद जो है एक छोटा सा वीडियो और बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो प्रभाव है वो बताएंगे उसमें कि किसको मुद्रास्फीति को किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। ठीक है ना, जैसे उत्पादक वर्ग को मुद्रास्फीति के समय में फायदा होता है, वही जो आप देखेंगे जो खरीदने वाला होता है क्रेता उसको घाटा होता है। तो फिर देखेंगे आगे क्या चीज़ें। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।